सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, आज से हम सिविल सर्विसेज 2020 के रिगार्डिंग स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं और आज के इस वीडियो लेक्चर में जनरल स्टडीज आपकी जो जीएस है उसके हम 100 क्वेश्चंस कवर करेंगे जो कि एमसीक्यू होंगे एंड आपकी रैपिड रिवीजन के साथ साथ आपको हम डिटेल में एक्सप्लेन भी करेंगे ताकि कंसेप्ट भी आपका क्लियर होता चले। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक रहेगा हमारा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी, तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नमामि गंगे मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1 है आपकी, जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB उत्तरदायी है। सेकंड ऑप्शन है आपकी, इस मिशन के तहत की जाने वाली गतिविधियों में वनीकरण, रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जन जागरूकता अभियान, नदी के सतह की सफाई आदि शामिल हैं। और हमें बताना क्या, देखिए उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है या कौन से सही है। ये दोनों भी हो सकते हैं या इनमें से कोई एक भी हो सकता है। फ्रेंड्स, ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों, जो आपकी फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन है, ये दोनों ही सही हो जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो नमामि गंगे कार्यक्रम है वो एक अम्ब्रेला प्रोग्राम है जो दक्षता और तालमेल को बढ़ाने और अधिक व्यापक एवं बेहतर समन्वित हस्तक्षेप के साथ पूर्व और वर्तमान में चल रही पहलों को एकत्रित करता है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, देखिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिसे हम CPCB ये भी कहते हैं क्योंकि CPCB इसकी निगरानी कर रहा है और जल की गुणवत्ता की निगरानी के लिए ये बोर्ड केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उत्तरदायी है। तो इसलिए हमारी ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और सेकंड देखिए, वनीकरण, भारतीय वन्य जीवन संस्थान के द्वारा गंगा के लिए वानिकी हस्तक्षेप, केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान और पर्यावरण शिक्षा केंद्र शुरू किया गया है। इसके तहत की गई अन्य पहलों में रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, जन जागरूकता अभियान, नदी के सतह की सफाई आदि शामिल हैं। इसलिए फ्रेंड्स आपकी सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। और अगर इसके उद्देश्य के बारे में अगर कोई ऑप्शन और जोड़ी जाती हैं तो उसको भी आप समझ लीजिए। राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण और कायाकल्प तथा प्रदूषण का प्रभावी उन्मूलन इस कार्यक्रम के 2 उद्देश्य हैं, इसके 2 एम हैं। ओके, तो हमारी फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगी और हमारा आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में पूछा है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण परिषद के संदर्भ में। स्टेटमेंट देखिए आपकी फर्स्ट है, यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत स्थापित एक संवैधानिक निकाय है। सेकेंड ऑप्शन है आपकी, यह स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सलाहकारी निकाय है। आपको बताना क्या है, उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही या कौन से सही हैं। तो फ्रेंड्स, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद, जिसको CCHFW इस नाम से भी हम कह सकते हैं, यह संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत गठित एक सर्वोच्च सलाहकारी निकाय है। इसलिए हमारी ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगी। और इसका उद्देश्य नीति निर्माण पर स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सहायता और सलाह प्रदान करना है और स्वास्थ्य से संबंधित मामलों में नीतिगत सिफारिश करना है। इसलिए हमारा सेकंड जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो भी सही हो जाएगा कि यह स्वास्थ्य से संबंधित मामलों पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय का एक सलाहकारी निकाय है। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। आपकी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही ऑप्शन सही हैं। फ्रेंड्स, CCHFW की जो फर्स्ट बैठक थी वो कब आयोजित की गई थी, 1988 में, 1988 में
1988 में पहली बैठक का आयोजन किया गया था। और इस परिषद की संगठनात्मक संरचना क्या होती है? इसके अध्यक्ष केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन से इकोटोन हैं? फर्स्ट है हमारा मैंग्रोव, सेकंड है घास के मैदान, थर्ड है वन, फोर्थ ज्वार नदमुख और फिफ्थ नंबर पर है प्रवाल भित्ति। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों ऑप्शन ठीक हो जाएंगी। मैंग्रोव, घास के मैदान और ज्वार नदमुख ये इकोटोन है। आपकी थर्ड ऑप्शन कट जाएगी एंड आपकी फिफ्थ ऑप्शन भी कट जाएगी। तो आपका फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ ये तीनों करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। केवल 1, 2 और 4 ये आपके सही हो जाएंगे। और आपके यही आंसर सही क्यों है, इसका भी रीजन है। देखिए, इकोटोन पौधों के विभिन्न समुदायों के बीच वनस्पति का एक संक्रमण क्षेत्र है जहाँ पर दो समुदाय मिलते हैं और एकीकृत होते हैं। और जो ये मैंग्रोव होते हैं वो समुद्री और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के बीच इकोटोन का प्रतिनिधित्व करते हैं। जो घास के मैदान होते हैं जंगल और रेगिस्तान के बीच अवस्थित हैं। और ताजे पानी और खारे पानी के बीच एस्चुरी का निर्माण होता है। वन और जो प्रवाल भित्तियाँ होती हैं इकोटोन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती। तो आपकी यहाँ पर थर्ड ऑप्शन और फिफ्थ ऑप्शन कट जाएंगे क्योंकि वन और प्रवाल भित्तियाँ ये इकोटोन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व नहीं करती है। अतः आपकी यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगी जिसमें आपकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ इन तीनों को सही बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित की जाती है? ऑप्शन ए हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता है, इसलिए हमारी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगी, विश्व आर्थिक मंच। फ्रेंड्स, ये आर्थिक प्रतिस्पर्धा होती क्या है इसके बारे में भी जान लीजिए। विश्व आर्थिक मंच वर्ष 1979 से देशों के मध्य प्रतिस्पर्धा को माप रहा है। इसे ऐसे संस्थानों, नीतियों और कारकों के समूह के रूप में परिभाषित करते हैं जो किसी देश की उत्पादकता के स्तर को निर्धारित करता है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा रिपोर्ट सरकार, निजी क्षेत्र और नागरिक समाज को उत्पादकता बढ़ाकर समृद्धि लाने में मदद करने वाला एक उपकरण है। और ये रिपोर्ट कैसे पेश की जाती है? देखिए, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक रिपोर्ट के लिए कुछ आधार निर्धारित करता है। यह 114 संकेतकों के अनुसार प्रदर्शन को नापता है और जो देश की उत्पादकता को प्रभावित करते हैं। 2019 के नवीनतम संस्करण में 141 अर्थव्यवस्थाओं को शामिल किया गया है जो वैश्विक जीडीपी के 98% से भी अधिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भू अभियांत्रिकी के तहत निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए गए हैं? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट है कृत्रिम वृक्ष, सेकंड है जल में चूने को मिलाना, थर्ड नंबर पर है छतों को सफ़ेद रंग में रंगना और फोर्थ नंबर पर है समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल मिलाना। और हमें बताना क्या है, देखिए, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भू अभियांत्रिकी के तहत निम्नलिखित में से कौन से उपाय अपनाए गए हैं? फ्रेंड्स, यहाँ पर ये चारों स्टेटमेंट सही हो जाएंगी, 1, 2, 3 और 4। आपकी ये सभी स्टेटमेंट्स करेक्ट हो जाएंगी क्योंकि भू अभियांत्रिकी का उद्देश्य वायु से CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को हटाकर या पृथ्वी तक पहुंचने वाली धूप को सीमित करके जलवायु परिवर्तन से निपटना है। CO2 को वायु से हटाने के उपाय क्या हैं? देखिए, फर्स्ट नंबर है हमारी कृत्रिम वृक्ष। जो कृत्रिम पेड़ होते हैं वो प्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग करके वायुमंडल से गैस खींचते हैं। सेकंड है आपका जल में चूने को मिलाना। तो पानी में अधिक मात्रा में चूना मिलाना यह वायु से अधिक CO2 को अवशोषित करने के लिए पानी की क्षमता को बढ़ाता है। और पृथ्वी तक पहुंचने वाले सूर्य के प्रकाश की मात्रा को कम करने के लिए बनाई गई भी कुछ योजनाएं हैं। अंतरिक्ष में वापस सूर्य के प्रकाश को प्रतिबिंबित करने के लिए समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल को जलाना। ओके, समताप मंडल में सल्फेट एरोसोल को मिलाना। तो
तो हमारी ये 4th नंबर की स्टेटमेंट ये भी सही हो जाएगी। परावर्तन को बढ़ाने के लिए वैश्विक रूप से छतों पर सफ़ेद पुताई करना, तो छतों को सफ़ेद रंग में रंगना, हमारी ये ऑप्शन भी सही हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आपकी चारों हुई ऑप्शन सही हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट आपका गंगा डॉल्फिन की वार्षिक गणना का संचालन राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के द्वारा किया जाता है। सेकंड नंबर पर है आपका गंगा डॉल्फिन नदीय पारितंत्र के जैव संकेतक के रूप में कार्य करती है। थर्ड नंबर पर है आपका गंगा डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। फ्रेंड्स हमें क्या बताना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है, या सारी ठीक है, या कोई एक ठीक है, या कोई दो ठीक है, आपको ये बताना है। ऑप्शन बी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी। जो हमारी केवल सेकंड नंबर वाली स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी। हमारी जो सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगी। गंगा डॉल्फिन नदीय पारितंत्र के जैव संकेतक के रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स आपकी ऑप्शन सेकंड ही सही क्यों है, इसका भी रीजन है। देखिए आपकी फर्स्ट और थर्ड क्यों सही नहीं है वो भी देख लीजिए। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया ने उत्तर प्रदेश वन विभाग के साथ मिलकर हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और नरोरा रामसर साइट के बीच ऊपरी गंगा नदी बेसिन के लगभग 250 किलोमीटर 250 किलोमीटर लंबे नदी तट पर गंगा नदी डॉल्फिन की वार्षिक गणना की है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। और आपका सेकंड ऑप्शन ही सही क्यों है, देखिए गंगा नदी की डॉल्फिन भारत, नेपाल और बांग्लादेश में गंगा, मेघना, ब्रह्मपुत्र और कर्णफुली सांगू नदी तंत्र के कुछ हिस्सों में पाई जाती है। गंगा नदी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, जिसे लोकप्रिय रूप से शूशु के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया में ताजे पानी की 4 डॉल्फिनों में से एक है। और जो बाकी की 3 डॉल्फिन है वो कौन कौन सी है, देखिए बाईजी, और पाकिस्तान के सिंधु नदी की बूलन, और लैटिन अमेरिका में अमेजन नदी का बोटो। ये 4 प्रजातियां केवल नदियों और झीलों में रहती हैं और इसकी उपस्थिति नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का संकेत देती है। इसलिए हमारी जो सेकंड ऑप्शन है वो सही हो जाएगी, क्योंकि गंगा डॉल्फिन नदी पारितंत्र के जैव संकेतक के रूप में कार्य करती है। फ्रेंड्स आपकी थर्ड नंबर की स्टेटमेंट क्यों कट गई, क्यों गलत हो गई, उसका भी एक रीजन है। देखिए यहाँ पर कहा गया कि गंगा डॉल्फिन के लिए एकमात्र अभयारण्य उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिहार के भागलपुर जिले में अवस्थित विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, जिसे हम VGDS भी कहते हैं, यानी विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य, इस राष्ट्रीय जलीय जंतु के लिए भारत का एकमात्र अभयारण्य है। इसलिए फ्रेंड्स आपकी थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट नहीं है, आपकी सेकंड ऑप्शन ही यहाँ पर अकेले करेक्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, समुद्री संरक्षित क्षेत्रों MPA के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ किसी भी प्रकार की मानवीय गतिविधियों की अनुमति नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट है, प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ समुद्री संरक्षित क्षेत्रों MPA के विस्तार को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाने से संबद्ध है। हमें देखिए बताना क्या उपर्युक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है। हमारी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी। केवल 2 जो आपकी सेकंड नंबर की स्टेटमेंट है केवल वही सही हो जाएगी, क्योंकि IUCN विश्वसनीय विज्ञान के माध्यम से स्थानीय हितधारकों के साथ जुड़कर MPA नेटवर्क के विस्तार की वकालत करता है। तो आपकी सेकंड नंबर की स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी और ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक SEQI को निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। ऑप्शन देखिए, ए राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है प्रथम NGO, ऑप्शन डी है यूनिसेफ। ऑप्शन बी हमारी यहाँ सही हो जाएगी, नीति आयोग। स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों जो UTS होती हैं, यूनियन टेरिटरीज, इनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए नीति आयोग के द्वारा स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, जिसे हम SEQI कहते हैं, इसको विकसित किया गया है। इसलिए हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगी, नीति आयोग।
और इस सूचकांक को एक सहयोगी प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया गया है, जिसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD, विश्व बैंक तथा इस क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हैं। और इस सूचकांक में 30 जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट संकेतक होते हैं उनको शामिल किया गया है, जो कि गुणवत्ता शिक्षा के वितरण का आकलन करते हैं। और इस सूचकांक का उद्देश्य क्या है फ्रेंड्स? देखिए, इसका उद्देश्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को उनकी मजबूती और कमजोरियों की पहचान करने और अपेक्षित पाठ्यक्रम सुधार या नीतिगत हस्तक्षेप करने के लिए एक मंच प्रदान करके शिक्षा नीति पर ध्यान केंद्रित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, कार्बन ऑफसेटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? किसके बारे में पूछा है? कार्बन ऑफसेटिंग के संदर्भ में। कथन देखिए फ्रेंड्स, यह एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए पर्यावरण परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। सेकंड स्टेटमेंट है आपकी, यह राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान एवं वास्तविक अर्जित लक्ष्यों के मध्य अंतर है। ऑप्शन ए हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कार्बन ऑफसेट योजना व्यक्तियों और कंपनियों को अपने स्वयं के कार्बन पदचिह्नों को संतुलित करने के लिए दुनिया भर में पर्यावरण परियोजनाओं में निवेश करने की अनुमति देती है। तो ऑप्शन ए हमारी यहाँ सही हो जाएगी कि यह एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्तियों और कंपनियों के द्वारा अपने कार्बन फुटप्रिंट को संतुलित करने के लिए पर्यावरण परियोजनाओं में निवेश किया जाता है। फ्रेंड्स, हम सब क्वेश्चंस को पार्ट टू पार्ट करते चलेंगे। आज के सेशन में हम 10 क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमने इन सब के बारे में डिटेल से डिस्कस किया है। तो फ्रेंड्स, वीडियो हमारा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सेफ गार्डिंग द ग्लोबल कॉमन्स रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ऑप्शंस देखिए, ए हरित जलवायु कोष, बी है प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ, ऑप्शन सी है वैश्विक पर्यावरण सुविधा, ऑप्शन डी है जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल। ऑप्शन सी हमारी यहाँ करेक्ट हो जाएगी, वैश्विक पर्यावरण सुविधा। वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड्स? 1992 में, ठीक है, ये इसका स्थापना वर्ष है। ओके, 1992 इसका स्थापना वर्ष है। कहाँ पर की गई थी? रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन की पूर्व संध्या पर की गई थी, ताकि हमारे ग्रह की सबसे बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं से निपटने में मदद मिल सके। ग्लोबल कॉमन्स की सुरक्षा मुख्य रूप से भोजन, शहरी और ऊर्जा प्रणालियों को बदलने और एक चक्रीय अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने की आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस हम इतने ही क्वेश्चंस करते हैं। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर न्यू अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। फ्रेंड्स, आपके कोई भी सजेशंस हैं तो आप कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।